हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे आर्ट एंड कल्चर का, और वो है भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यानी यूनेस्को ने भारत के लिए अनेक अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के को संरक्षण देने की घोषणा की है और उसमें हमारी कई सांस्कृतिक विरासतों को शामिल किया है। तो यहाँ से आपका एक आर्ट एंड कल्चर में कला संस्कृति के दृष्टिकोण से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं भारत के संदर्भ में जो कि यूनेस्को ने संरक्षित की है, जिनको यूनेस्को ने अपना संरक्षण दिया है, मान्यता प्रदान की है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और या फिर उनका एक और भी चीज़ें पूछी जा सकती, उनकी विशेषताओं को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। तो उसी को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इसको हम देखते हैं। इसमें देखेंगे तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करेंगे कि यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या चीजें होती हैं। ऐसी विरासतें जो भौतिक रूप में नहीं हैं बल्कि हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली हुई हैं। हमारे वंशजों ने हमको अनेक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाया है। वो हमारी परंपराएं हैं, वह हमारी अभिव्यक्तियां हैं, या हमारे कुछ कहा जाए कि ट्रेडिशंस हैं। उन सभी चीज़ों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिनके अंतर्गत क्या क्या है, हमारी मौखिक परंपराएं, या कोई प्रदर्शन कला हो सकती है, या कोई सामाजिक प्रथा हो सकती है, कोई अनुष्ठान हो सकता है, कोई उत्सव हो सकता है, या प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित कोई ज्ञान या प्रथाएं, या ज्ञान या पारंपरिक शिल्प तैयार करने का कौशल हो सकता है, शिल्प नहीं। ध्यान रखिएगा। तो ये सारी की जो सारी चीजें हैं वो हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल होती हैं, यानी कि जिनका कोई रूप नहीं है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी भावनाओं के अंदर कहा जाए कि समझ सकते हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, या जिसे हम सीख सकते हैं। वो सारी चीजें कैसी हैं, हमारी अमूर्त सांस्कृतिक परंपराएं, और ये पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं और भारत के संदर्भ में भी हैं। यूनेस्को ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये सब काम किया है। यानी कि दो चीजें, एक लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, लोगों को उसके बारे में बताना, और दूसरा आपका उन परंपराओं का संरक्षण करना। ठीक है ना। उसकी एक सूची स्थापित की है। यह सूची 2008 में स्थापित की गई थी, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 में कन्वेंशन शुरू किया गया था। यानी कि यह परंपरा कब से शुरू हुई है? 2008 से, और इसका कन्वेंशन कब शुरू हुआ था? 2003 से। तो ये बात क्लियर हो गई। यानी कि तीन चीजें मैंने इस पॉइंट पे मैंने डिस्कस की हैं। एक, यह सूची कब से शुरू की गई है, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, और पहला ये है क्या, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक विरासतों में क्या क्या चीज शामिल होती है। तो यानी तीन चीजें कि इसमें ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये कब शुरू की गई। और ये परंपरा, ये चीज जो है, मैंने दोस्तों आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है कि किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है तो एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं 5W+1H, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। तो ये जो कंसेप्ट है, 6 चीजों के बारे में पढ़ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बस उनको ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो इन 6 बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 बिंदुओं में ये सारी बात खत्म हो गई। अब बात आती है कौन कौन सी परंपराएं हैं भारत के संदर्भ में, कौन कौन सी हैं, विच वन। ठीक है, तो उनको देखते हैं। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है कि आप समझ लीजिएगा कि जो लोग आप में से 2025 या 2026 में अपना एग्जाम
देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो आप लोगों के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय की शुरुआत हो रही है हिंदी में। ध्यान रखना, जो कि आपकी क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूड होगी। और इसका जो टारगेट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये इतिहास आपके जीएस को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ के साथ आपके ऑप्शनल में 300 से ज्यादा अंक लाने का एक लक्ष्य इसमें निश्चित किया गया है कि 300 से अंक ज्यादा कैसे लाए जाएं, जिसके माध्यम से आपकी रैंक इंप्रूव की जाए। यानी कि सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जाए, सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा है तो अच्छी रैंक लाई जाए प्रॉपर आईएएस के लिए। यह इसका उद्देश्य है कि 300 से ज्यादा नंबर इसमें लाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दोस्तों, ये क्लास आपकी 6 मई से शुरू हो रही है दोपहर में 1 बजे। तो आप में से जो भी छात्र इस ऑप्शनल बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK Live। तो ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 15,999 रुपए में, यानी कि जो 20,499 में था वो आपको डिस्काउंट के साथ मात्र 16,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं, इससे बेहतर उपाय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस का बैच भी आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। सुबह 8 बजे बैच लॉन्च हो चुका है और इसमें आपको जो फीस है वो 29,999 रुपए पड़ेगी MK Live कोड यूज करने के बाद। अदरवाइज फीस इसकी बहुत ज्यादा है। और इसमें आपको 18 किताबों का एक सेट भी मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी तरह की कोई चीज हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन बैच ज्वाइन करने के साथ MK Live कोड इस्तेमाल जरूर करिएगा, जिससे कि आपको 2 फायदे होंगे। एक, मेरा पर्सनल गाइडेंस, और दूसरा, आप लोगों के लिए डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में यूनेस्को ने 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की घोषणा की है, उसकी सूची तैयार की है। तो वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ सांस्कृतिक विरासत है और यहां पर उसके बारे में डिटेल है। पहली परंपरा है बौद्ध मंत्रोच्चार, इसको याद रखिएगा। बौद्ध मंत्रोच्चार, लद्दाख के क्षेत्र में बौद्ध लामा, यानी कि जो बौद्ध धर्मगुरु होते हैं उनको लामा या पुजारी कहा जाता है, उनके द्वारा पवित्र ग्रंथों का पाठ किया जाता है, वो भी इस परंपरा में शामिल किए गए हैं सबसे पहले, ठीक है ना। दूसरा है एक कालबेलिया नृत्य, जो मैंने आप लोगों को आपको नृत्य संगीत में पढ़ाया था। भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं, ध्यान रखना, के नाम से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल की गई है। मैचिंग में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, या कुल मिलाकर के पूछे जा सकते हैं कौन कौन से इस लिस्ट में शामिल है, कौन कौन नहीं है। तीसरा है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य पूर्वी भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है, जो उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के इलाकों में फेमस है। और इसके 3 अलग अलग रूप हैं, झारखंड का सरायकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। ये 3 इसके रूप हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सरायकेला छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का। मयूरभंज या पुरुलिया आपका कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, और मयूरभंज उड़ीसा का। तो छऊ नृत्य आपकी नृत्य की एक शैली है, यह भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तीसरा कुडियाट्टम। चौथा कुडियाट्टम। कुडियाट्टम क्या है, यह भी एक संस्कृत का रंगमंच की परंपरा है। आपकी कहां की, भारत की परंपरा, सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है कुडियाट्टम। कहां पर है, केरल में, ये रही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगला है कुंभ मेला। यह तो आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं, कुंभ मेला कई जगह पर लगता है। तो यह एक धार्मिक त्योहार है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर। यह 4 पवित्र नदियों पर 4 तीर्थ स्थानों के बीच घूमने वाला अनुष्ठान मेला है। गंगा नदी पर हरिद्वार में, शिप्रा नदी पर उज्जैन में, गोदावरी पर नासिक में, और प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में। ये 4 होते हैं। तो इस साल आपका प्रयागराज कुंभ होने वाला है,
12 वर्ष बाद पुनः इसी जगह पर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ कहा जाता है। तो आपका बहुत जल्दी ही प्रयागराज में यह होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपके 5 हो गए। एक है मुडियट्टू, यह दक्षिणी केरल के कोच्चि में प्रचलित देवी काली, जिसे अन्य स्थानों पर दुर्गा कहा जाता है, को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक कला है मुडियट्टू, यह भी केरल की है। नवरोज, यह पारसी त्योहार है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। ईरानी यानी कि पारसी अवकाश है जो बसंत की शुरू के उत्सव को मनाती है। फारसी या फारस में नवरोज मनाया जाता है, और यह परंपरा आपको पता है भारत में बलवन के समय में भी काफी प्रचलित हुई थी, उसने भी शुरू करवाया था नवरोज की परंपरा, ठीक है। रामलीला, रामलीला राम का लोक अभिनय करने का कला, रामलीला का मंचन होता है और पूरे उत्तर भारत में सभी जगह फेमस है रामलीला। यानी कि श्रृंखला में तत्कालीन रामायण के महाकाव्य का प्रदर्शन है, जिसमें गीत, कथन, गायन, संवाद के माध्यम से इसका किया जाता है। और दशहरे के उत्सव त्योहार के दौरान उत्तर पूरे भारत में इसको अच्छी तरीके से मनाया भी जाता है। और दशहरे वाले दिन आप जानते हैं, जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उस समय दशहरे वाले दिन क्या होता है, रावण का वध किया जाता है, तो वही चलता है। उसी के अनुसार 9 दिनों के अंतर्गत रामलीला की पूरी कहानी का मंचन किया जाता है। ओके। रमबन, ये क्या है? रमबन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक लोकप्रिय त्योहार है, ये भी आपकी अमूर्त परंपरा है। संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठानक गायन, ढोल बजाना और नृत्य का एक संपूर्ण रूप है, संकीर्तन कहते हैं। पारंपरिक पीतल तांबे के शिल्प की कला, ध्यान रखना, शिल्प मतलब बर्तन नहीं बल्कि उसकी कला, पीतल पर या तांबे पर डिजाइन बनाने की कला। जंडियाला गुरु के ठटेरो, ठटेरे यानी कि जानते ना, ठा से ठटेरा, ठटेरे जो बर्तनों पर कलाकारी करते हैं। ठटेरों की शिल्प पंजाब में पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक तकनीक का निर्माण करता है। ये रहा जंडियाला। और एक है आपका वैदिक मंत्रोच्चार। पवित्र अनुष्ठानों के दौरान पारंपरिक रूप से वेदों की ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, यानी वेदों के जो श्लोक हैं, जो हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, उनका उच्चारण किया जाता है विशेष प्रवृत्ति के माध्यम से। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग वैदिक मंत्रोच्चार, इसको भी इसमें शामिल किया गया। और अगला है आपका योग। पतंजलि का योग दर्शन की परंपरा, यानी कि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए मन को शरीर के साथ एकीकृत करने की कला, यानी कि ध्यान और योग। योगा वो नहीं खाली शारीरिक क्रियाएं करना, नहीं, बल्कि मन और तन दोनों का संतुलन बनाए रखना। और एक तरीके से ये दर्शन की परंपरा है पतंजलि के, पतंजलि का योग दर्शन। हमारे यहां षड दर्शन की परंपरा है, जानते ना, सांख्य, न्याय, ठीक है ना, योग, इस तरह के वैशेषिक, मीमांसा, ये जो दर्शन हैं, इनको उनमें से एक है, ये षड दर्शन में से एक, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगला है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा आप जानते हैं बंगाल की बहुत फेमस परंपरा है, खासकर तो 5 दिवसीय त्योहार है जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात को शुरू होता है और 10वें दिन 10वीं पर समाप्त होता है। यानी कि उस दिन दुर्गा पूजा की परंपरा समाप्त होती है, उस दिन उनको सराया जाता है। इस दौरान सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहते हैं। हालांकि यह त्योहार पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, जहां देश में सबसे बड़ा बंगाली समुदाय रहता है, और यह त्योहार भारत के कई अन्य हिस्सों में दुनिया में भी मनाया जाता है। मूल रूप से दुर्गा पूजा की शुरुआत बंगाल की है, लेकिन उत्तर भारत में सभी जगह नवरात्रि के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सभी जगह पर प्रचलित होने लगा है। तो एवरीबॉडी, ये क्लियर हो गया आपको 14 के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या नहीं? ठीक है, अगर हो चुके हैं तो इनको याद कर लीजिए, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, भूल मत जाना। एक आसान क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम से बाहर निकाल सकता है। एक आसान क्वेश्चन आपको प्रारंभिक परीक्षा नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन से भी आउट कर सकता है, क्योंकि जब प्री ही नहीं होगा तो मेंस और इंटरव्यू का तो सवाल ही नहीं बढ़ता। पूरा 1 साल बर्बाद करेगा, आपका सिलेक्शन रोक सकता है। हो सकता है कि इसी साल आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन अच्छी रैंक पर हो सकता था। इसलिए किसी भी एक चीज को मिस मत करना।
तो एक जगह कंपाइल करके मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके नोट्स बना लीजिए, इसके पॉइंट नोट आउट कर लीजिए और आराम से इसको याद कर लीजिए। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए, ठीक है ना। थैंक यू। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी, इन तीनों पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन बैच ज्वाइन करने के साथ, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल का हो और चाहे आपके जीएस का बैच, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रह करके तैयारी करें तो डेफिनेटली आप लोग MK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, बैच ज्वाइन करिए, समय मत गवाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।